तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक डायपोल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने समझा था कि एक डायपोल के एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक डायपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ पर भी ए भी एक डायपोल है और के एक पॉइंट है। ये पॉइंट के ना ही एक्सियल लाइन पर है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है। इस पॉइंट के पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, इसे हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर F एक वेक्टर फोर्स है, ठीक, फोर्स एक वेक्टर है, इसे अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, F cos थीटा, और ये क्या होता है, F sin थीटा। F cos थीटा और F sin थीटा क्या है, ये दोनों भी फोर्स है, क्योंकि फोर्स के ही दो कंपोनेंट है तो ये दोनों भी फोर्स होने वाले हैं। इसी तरीके से यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी हम लोग दो कंपोनेंट बनाएंगे, P cos थीटा और P sin थीटा। तो चूंकि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये थीटा है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये क्या होने वाला है, ये क्या होगा, P cos थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर ये क्या होगा, P sin थीटा। ठीक, तो कंपोनेंट को थोड़ा सा हम लोग पीछे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये, इसका नाम रख लेते हैं A1 B1 और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग A2 B2। ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर, एक कंसेप्ट हम लोग ये यूज़ करेंगे जिसे हम लोगों ने यूज़ किया, दूसरा कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे जिसे हम लोगों ने लास्ट क्लास समझा था कि एक्सियल लाइन पर एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, 2p/r3, और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या था वैल्यू, 1/4πε0 p/r3। ठीक, तो ये तीन कंसेप्ट हम लोग के लिए यूज़ करेंगे पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि डायपोल हम लोगों को दो डायपोल मोमेंट मिला, एक मिला P cos थीटा और एक मिला P sin थीटा। डायपोल P cos थीटा के लिए पॉइंट के उसके एक्सियल लाइन पर है या कहीं और पर है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि P cos थीटा एक डायपोल है और पॉइंट के उसी डायपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम लोग के कह सकते हैं कि द पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल लाइन फॉर द डायपोल P cos थीटा। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि रिजॉल्व करेंगे डायपोल मोमेंट को उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो इसे नोट कर लेते हैं, रिजॉल्व डायपोल मोमेंट P cos थीटा, सॉरी, डायपोल मोमेंट P into two रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या क्या होगा, P cos थीटा एंड P sin थीटा। पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल P cos थीटा। अच्छा, अब एक्सियल लाइन पॉइंट के डायपोल P cos थीटा के एक्सियल लाइन पर है, और हम लोगों को पता है कि अगर कोई पॉइंट डायपोल के एक्सियल लाइन पर लाई करता है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, 2p/r3, और डायरेक्शन क्या है होता है, डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास समझा। तो इस पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ होगा, इसे हम लोग E1 का नाम दे देते हैं। के लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल P cos थीटा, देयरफॉर E1 मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 का 1/4πε0 2p/r3। तो 2 ठीक है, r3 भी ठीक है, लेकिन P, क्योंकि यहाँ पर डायपोल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो P नहीं है, बल्कि डायपोल क्या बन गया, P cos थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2p cos थीटा। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल P sin थीटा। पॉइंट के डायपोल P sin थीटा के किस पॉइंट पर है, किस लाइन पर है, तो इक्वेटोरियल लाइन हम लोगों को दिख रहा है, P sin थीटा ये है, और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, और पॉइंट के उसी इक्वेटोरियल लाइन के एक पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू डायपोल होता है, तो P sin थीटा का डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं E2
मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये एक डायपोल है -q + q। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, ऐसे था। चूँकि डायपोल का डायरेक्शन ये है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डायपोल का डायरेक्शन सेम होता है। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन ऐसे था और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या मिला था हम लोग को, ऐसे। तो यहाँ पर डायपोल का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ हम लोग को मिल रहा है इस तरीके से। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे डायपोल मोमेंट p sin थीटा का डायरेक्शन क्या है ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये। तो इसे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, L और M। तो यहाँ पर लिख सकते हैं along KL, और p sin थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है इसे E2 का नाम देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू नहीं होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आता है P/r3। तो r3 तो ठीक है, लेकिन P क्या लिखेंगे हम लोग, P sin थीटा। इसका डायरेक्शन हम लोग को दिख रहा है कहाँ है, KM। तो लिख लेते हैं along KM। अब यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट मिलने वाला हम लोग को इस डायरेक्शन में, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग E, और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं E = या रिजल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट K। E = अंडर रूट E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है इसलिए सिर्फ हम लोग E1² प्लस E2² लिखेंगे। अच्छा, E1² में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, E1² में क्या है, ये पूरा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r3, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r3 और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये हम लोगों को मिला। अब यहाँ पर हम लोग इसे कुछ पॉइंट को कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 और p, ये सारा वैल्यू कॉमन आने वाला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3, रूट में हम लोग क्या मिलने वाला है, 4 cos² प्लस साइन स्क्वायर, 4 cos² प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसे हम लोग 1 cos साइन स्क्वायर, 1 cos² और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 3 cos² प्लस 1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3 अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1, ठीक। तो ये हम लोगों को क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट K। अब हम लोग बात करते हैं कि थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए, क्योंकि थीटा यहाँ पर ये है, अगर थीटा को हम लोग इस पॉइंट को ऐसे लेकर आते हैं तो क्या होगा, थीटा कम होते 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 तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट के कहाँ आएगा, एक्सियल लाइन पे। तो जब थीटा को हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या हम लोग को ये मिलने वाला है, तो देख लेते हैं cos 0 कितना होने वाला है 1, तो 3 + 1 4 का रूट 2, तो हम लोग क्या मिलने वाला है 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो फिलहाल पूरे को आप लोग वीडियो पॉज करके पूरे को कॉपी कर लेना। अब हम लोग केस लिखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग ये नोट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, इफ थीटा = 0 डिग्री, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो उस वक्त हम लोग को क्या मिलने वाला ये वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है आप लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। अब cos थीटा 0, थीटा को अगर 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 कितना होता है 1, 3 × 1 3 + 1 4 का रूट 2, तो हम लोग क्या मिलने वाला है 2p अपॉन r3। तो यही था एक्सियल लाइन के लिए। दूसरा, इफ थीटा = 90 डिग्री, तो E क्या मिलने वाला है, cos 90 क्या हो जाता है, cos 90 0, तो 3 × 0 0, तो बचेगा क्या सिर्फ 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r3। और यही था कंसेप्ट इक्वेटोरियल लाइन का, क्योंकि ये थीटा जब 90 होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऐसे आते थे यहाँ पर आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन का ये वैल्यू था हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, किसी भी पॉइंट पर किसी भी डिग्री का वैल्यू, किसी भी डिग्री के पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने अब तक एक डायपोल की वजह से
तीन अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखा। अब तीनों कंसेप्ट को, तीनों चीज़ों को हम लोग एक साथ देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या दिखता है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीनों कंसेप्ट को एक साथ लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इस डायपोल का ये कौन सा पॉइंट है, ये एक्सियल लाइन है ना। ये कौन सा लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, और बाकी सारा जनरल पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या था, ये था। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम लोग को दिख रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पहले ऐसे, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले ऐसे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं तो ऐसे होगा, फिर इस पॉइंट पर ऐसे होगा, फिर इस पॉइंट पर ऐसे होगा। मतलब इस तरीके से हम लोग को अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलते जाएगा इस तरीके से। जैसे कि इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसे हो गया, फिर क्या होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज को डायपोल के ऊपर रखते हैं इस पॉइंट पर, तो ये किस तरीके से मूव करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा अगर उसे डायपोल के ऊपर रखते हैं। याद रखना, वर्ड में ध्यान देना। अगर हम लोग एक डायपोल के ऊपर पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो वो पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज किस तरीके से मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर नीचे रखते हैं तो क्या होता है, नीचे का मामला कुछ और होगा। नीचे समझो, इक्वेटोरियल लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर अगर एक +1 चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ए। तो अगर एक डायपोल के नीचे हम लोग पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो पॉइंट चार्ज कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसे आप लोग नोट कर लेना कि अगर एक पॉइंट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या कोई पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग एक डायपोल के ऊपर रखते हैं तो वो पॉइंट चार्ज, वो चार्ज किस तरीके से मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम लोग उस चार्ज को डायपोल के नीचे रखते हैं तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q है, लेकिन अगर इसे हम लोग चेंज कर देंगे तो फिर मामला चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल ये जैसा है -Q यहाँ और +Q यहाँ, इसके लिए क्या है कि चार्ज ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और नीचे में क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखना। हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग है, रिंग, उसके सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है, रिंग ऐसे है पूरा, और सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है। उस सेंटर के जो लाइन पास हो रहा है, उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, ये दोनों हम लोग मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि इस रिंग में जो चार्ज दिया गया है उस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं, टोटल चार्ज को मान लेते हैं Q, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली सब जगह फैला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहीं पर भी चार्ज का वैल्यू ना ज़्यादा है ना कम है, सब जगह चार्ज का वैल्यू इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, मान लेते हैं AB, बहुत ही छोटा, और छोटा कर सकते हैं। और इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि ये लेंथ है DL। अब DL लेंथ की वजह से ये बहुत ही छोटा है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा सा है। अब DL लेंथ की वजह से, DL में जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उसे फाइंड करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इस रिंग का पेरीमीटर क्या होगा, 2πa। तो 2πa में टोटल चार्ज कितना दिया गया है, Q। तो यूनिट लेंथ में चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, Q/2πa। तो DL लेंथ में चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है, Q/2πa इंटू DL। तो ये चार्ज हम लोगों को मिलने वाला है कहाँ पर, A और B के बीच में। मतलब जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया है, A भी एक एलिमेंट है, रिंग का टुकड़ा है थोड़ा सा, उस थोड़े से टुकड़े में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, Q/2πa इंटू DL। इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये चार्ज का वैल्यू dQ के बराबर है, उसका नाम रख लेते हैं dQ। अब हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, तो
तो अब यहाँ पर इस पॉइंट, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेना क्योंकि काफ़ी बड़ा है। चलिए इसे मान लेते हैं ए बी। रिंग कैसे, ध्यान रहे रिंग कुछ इस तरीके से है, ऐसे रिंग है और सेंटर से एक लाइन जा रहा है बिल्कुल ऐसे, और डी एल लेंथ यहाँ पर है। तो इसकी वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग को पॉइंट पी पर। तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक, इस पॉइंट पर मिलाकर। ये डिस्टेंस क्या होगा हम लोग जानते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर हम लोग जो चार्ज लेते हैं वो चार्ज क्या होगा, +1 यूनिट। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलने वाला हम लोग को, ये, इसका नाम रख लेते हैं E1। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि थीटा है। तो हम लोग इस एक्सिस को अगर एक्सटेंड करते हैं इस डायरेक्शन में px, तो E1 का एक कंपोनेंट हम लोग को मिलेगा, ये भी थीटा होगा, क्या मिलेगा, E1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हम लोग को यहाँ मिलेगा E1 sin थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट मिला E1, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है किसकी वजह से, इस DL लेंथ के चार्ज की वजह से। DL चार्ज है वो पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, E1। E1 का अगर वैल्यू हम लोग देखें मैग्नीट्यूड, तो क्या मिलेगा, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r²। और क्या डिस्टेंस ये, तो इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, A² + r²। अब इसके दो कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो E1 cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 cos थीटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/A² + r²। और E1 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, E1 sin थीटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा, dq/r² इंटू cos थीटा ना, और dq/A² + r² इंटू साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब इसके जस्ट ऑपोजिट में एक और एलिमेंट हम लोग लेते हैं, क्योंकि एक रिंग है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में हम लोग को एक और एलिमेंट लेते हैं जो जिसका लेंथ भी dl होगा। इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इससे। तो इसका डायरेक्शन कुछ यहाँ होगा E2। E2 का भी दो कंपोनेंट होगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा E2 cos थीटा, और यहाँ पर मिलने वाला हम लोग को E2 sin थीटा। ओके, पहले E2 का वैल्यू देखते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू किसका था, E1 cos थीटा, और ये E1 था, और ये दोनों हम लोग को क्या मिला, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, दो कंपोनेंट। E2 का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग देखते हैं तो E2 क्या मिलने वाला है, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/A² + r²। बिल्कुल वही मिलने वाला है, क्योंकि ये भी r है, ये भी a होगा, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, A² + r²। ठीक, अब E2 cos थीटा और E2 sin थीटा क्या होगा, E2 cos थीटा का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/A² + r² इंटू cos थीटा, और E2 sin थीटा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/A² + r² इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ दो एलिमेंट अभी देखा है, दो एलिमेंट कैसे, एक सर्कुलर रिंग था, उसके टॉप से और बॉटम से दो चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, जस्ट इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम इस रिंग के यहाँ से दो कंपोनेंट की वजह से, दो चार्ज की वजह से अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट P पर फोर्स निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो उन दोनों का भी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा E3 sin थीटा और E4 sin थीटा, वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, जस्ट ऑपोजिट। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे हम लोग को मिलने वाला है, उस सारे का साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होगा। बिल्कुल इस तरीके से फैलता जाएगा, ऐसे फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, लेकिन कॉस थीटा वाला सारा कंपोनेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ px मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और कह सकते हैं कि इस चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा पॉइंट P पर, वो अलॉन्ग OP होगा या px होगा, कुछ भी कह सकते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ OP या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ px। ठीक है, तो हम लोग ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं E। अच्छा, यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, ठीक है। E को क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब dq का वैल्यू हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। dq क्या मिलने वाला है, dq क्या है, q अपॉन 2 पाई इंटू dl। तो समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अलग से लिख लेते हैं, इंटू dq की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं q इंटू dl अपॉन 2 पाई a, और फिर क्या था, कॉस थीटा। ओके, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। तो इसे थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, आप लोग कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E सिग्मा की सम किसका करेंगे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये भी एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉइंट P फिक्स हो चुका। q अपॉन 2 पाई, q टोटल चार्ज है, 2 पाई ये पेरीमीटर है, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, समेशन ऑफ dl, क्योंकि dl ऐड हो करके हम लोग को पूरा पेरीमीटर मिलने वाला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू q अपॉन 2 पाई a, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकले थे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब r बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समेशन ऑफ dl ऐड होने के बाद क्या बनेगा, 2 पाई a कैंसिल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं अलोंग PX, या OP भी लिख सकते हैं अलोंग OP। तो ये हम लोगों ने निकाला कि इस चार्ज की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट कहाँ पर है, r डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, डायरेक्शन क्या अलोंग OP। ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, क्योंकि हर एलिमेंट, इसकी वजह से जो साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा, इसकी वजह से जो साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा कैंसिल करेगा, इसकी और इसकी वजह से, क्योंकि रिंग ऐसे है तो इसकी और इसकी वजह से जो साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इस तरीके से सारा साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं कि अलग अलग केस में क्या हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर R 0 हो जाए, R 0 मतलब जैसे हम लोग P को पीछे करेंगे, R का वैल्यू कम होते 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 यहाँ जब पहुँच जाएगा, मतलब P को जब हम लोग O में लेकर चले आएंगे, P और O कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब पहला केस एट सेंटर, मतलब सेंटर में क्या होने वाला है, R इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग को 0 हो जाएगा। तो जब R को 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये क्या था, Q इंटू R ना, ये क्या है, QR। जब R को 0 करेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिला हम लोग को, 0। तो ये याद रखना है कि किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, 0। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं नंबर 2, इफ R ग्रेटर देन A, मतलब अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ इससे। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, ये रूट था, ये वाला छूट गया है, तो ए स्क्वायर के ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर में 3/2। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट R, ये डिस्टेंस R अगर काफ़ी बड़ा हो, मतलब पॉइंट P इतना दूर है कि उसके कंपेयर में रिंग का रेडियस जो है बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, A को इग्नोर कर सकते हैं। तो बचेगा क्या हम लोग के पास, R स्क्वायर, और R स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, R क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन
आर क्यूब, तो ये आर कैंसिल होगा, बचा क्या आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बना, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है किसी भी पॉइंट पर जो आर डिस्टेंस में, उसका भी फॉर्मूला यही था 1/4πε0 Q/r²। तो मतलब एक चार्ज रिंग की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग किसी ऐसे पॉइंट पर जो काफ़ी दूर है, उस डिस्टेंस के कंपेयर में रिंग का रेडियस बहुत ही छोटा है जिसे हम लोग नेग्लिजिबल इग्नोर कर सकते हैं, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो वही फॉर्मूला बनेगा जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर बनने वाला है। ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस रिंग की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जानते हैं कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू आर, और उस वक्त हम लोग को आर का जो वैल्यू मिलेगा, इफ़ आर इज इक्वल टू a/√2, आप लोग डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट u अपॉन वी, u बाई वी वाला मेथड अप्लाई करना, उस वक्त आर का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा a/√2। मतलब अगर डिस्टेंस ये पॉइंट P इतने दूर पे हो कि वो डिस्टेंस R a/√2 के बराबर हो, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस 3 पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग अलग अलग पॉइंट पर क्या आने वाला है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने आज बात किया, पहला डायपोल के ऊपर और दूसरा रिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्लास हम लोग डायपोल के कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात